नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एमपी के रन में मोदी की हुंकार। भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में हुए शामिल। दिया जीत का मंत्र। मोदी के रोड शो से उड़े विपक्ष के होश। पीएम ने कहा, कांग्रेस जंग लगा लोहा। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास। खालिस्तानियों के खात्मे की मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। एनआईए, आईबी, रॉ, एटीएस की 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बड़ी मीटिंग। एक्शन प्लान पर होगी चर्चा। धर्मांतरण लव जिहाद को रोकने के लिए आरएसएस का प्लान तैयार। लखनऊ में आरएसएस की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। मोहन भागवत ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में फिर हो सकता है खेला। पंडित दीनदयाल की जयंती समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की टीम को किया भंग। रमेश बिधूड़ी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, कर रखा अपना पक्ष। तो ओवीसी ने दिया बड़ा बयान। कहा, वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन एमपी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में मेगा रोड शो किया। साथ ही जम्बूरी मैदान में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए, जहां उन्होंने लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस वो जंग लगा लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी वहां इन्होंने सिर्फ लूटा है। कांग्रेस ने अब अपनी बर्बादी का ठेका किसी और को दे दिया। अब कांग्रेस को कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सली चला रहे हैं। आज पीएम मोदी ने तो कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी सीरियस हैं। वो इसलिए, ये देश में अर्बन नक्सल्स कौन है? अर्बन नक्सल सीपीआई माओइस्ट के समर्थकों को कहा जाता है। और ये सीपीआई माओइस्ट क्या है? ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकायदा इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। दुनिया में इसकी गिनती होती है, ये 4थे नंबर की सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना के द्वारा संचालित, चाइना के द्वारा फंड किया हुआ, और चाइना के हथियार, चाइना की ट्रेनिंग और चाइना की विचारधारा पे चलने वाली ये संगठन और ये लोग अब कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को चीनी दलाल, चीनी एजेंट बताया है। ये इतना बड़ा चार्ज है और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, घंटों बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप का कोई जवाब नहीं दिया। और जब आप अर्बन नक्सल्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ना कह भी नहीं सकती। वो इसलिए कि जेएनयू के वो तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ पे जो वामपंथी नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले छात्र, ये सब राहुल गांधी के कोर कमिटी में बहुत ही क्लोज डिसीजन मेकर्स बन गए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरोप लगाया है, ये आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। क्योंकि अब तक कोई बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से या अमित शाह की तरफ से ये नहीं कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी अब नक्सली पार्टी हो गई है। ये कहना कि नक्सली चला रहे हैं कांग्रेस, ये बहुत बड़ा आरोप आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। अगली खबर में बात खालिस्तानियों के खात्मे की। मोदी सरकार आतंकियों और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। लगातार एनआईए का एक्शन जारी है और अब बड़े एक्शन की तैयारी है। 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ सहित राज्यों के एटीएस के प्रमुख शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा
एजेंडा खालिस्तानी आतंकवाद का कमर तोड़ना है। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टरों के खात्मे की पूरी प्लानिंग की जाएगी। आतंकियों की खात्मे के लिए ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये ऐलान जंग है। ये पाकिस्तान और चाइना, कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो बैठे हुए खालिस्तानी हैं उनके ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इसमें 3-4 चीज़ें होंगी। और ये जो मीटिंग अक्टूबर महीने में होने वाली है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक समग्र कार्यक्रम इन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है वो क्या है? पहली चीज़, जो इनका जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, पैसे का जो लेन देन है जिसके ऊपर ये सब कुछ करते हैं, उसके कमर को तोड़ना। उसको तोड़ने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि तमाम एजेंसियों को एक्टिवेट किया गया है कि ये जो 4-5 देश हैं जहाँ पे ये खालिस्तानी एक्टिव हैं, वहाँ लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक गतिविधियों, पैसे के लेन देन, वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर एक्शन। उसके अलावा इनके जो OCI कार्ड्स हैं, इनको जो वीज़ा देने की जो व्यवस्था है, इनकी जो संपत्ति पंजाब में या देश में कहीं पे भी है उसको सीज करना। मतलब खालिस्तानियों के साथ जो कोई भी नज़र आएगा एक साथ बहुत सारे नुकसान जो है वो झेलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इन देशों से एक्सट्रेडिशन के लिए भारत सरकार नए तरीके से आगे बढ़ेगी क्योंकि भारत को कनाडा के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर भारत एक अलग तरह की स्ट्रेटजी बनाएगा, वो यूएस से भी, यूके से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, जर्मनी से भी और कनाडा से भी। ये जो हिंदुस्तान से क्राइम करके भागे गए ये खालिस्तानी गुंडे, उनको एक्स्ट्राडाइट करने की मांग शुरू होगी डिप्लोमेटिक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खालिस्तानी जो अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दुनिया के अलग अलग देशों में उत्पात मचा रहे थे, इनके दिन अब बिल्कुल नंबर्ड है। जी, तो आतंकियों के खात्मे की तैयारी है, साथ ही लव जिहाद और धर्मांतरण से भी निपटने के लिए आरएसएस का प्लान तैयार है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरएसएस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लखनऊ में कई बैठकों में हिस्सा लिया और लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर एक्शन प्लान तैयार किया है। बैठक में आरएसएस नेतृत्व ने अपनी शाखाएं बढ़ाने और समाज के हर क्षेत्र और इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी गतिविधियां चलाने का भी फैसला किया है। बैठक में मोहन भागवत ने कहा कि शाखाओं को लगाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जहां जहां शाखाएं पहुंचती हैं वहां लव जिहाद और धर्मांतरण खुद ब खुद रुकने लगता है। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ है आरएसएस का प्लान? देखिए, आरएसएस कोई 2024, 2025, 1-2 साल में क्या करना है उस एजेंडे पे काम नहीं करती। आरएसएस के सामने अगले 20 साल का रोड मैप तैयार होता है। कहाँ क्या करना है, समाज में क्या दिक्कतें हो रही है, किस समस्या से आगे चलकर कोई वो विकराल रूप लेने वाला है, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस आरएसएस करता है और उसी हिसाब से प्लान तैयार करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, घुसपैठियों का प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें एक ज्वलंत समस्या है आज के भारत की। और इसको निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? तो कानून के दायरे में एक तो आप कानून और सरकार और पुलिस की मदद करने के लिए आपके पास उस तरह का तंत्र होना चाहिए। और आरएसएस ये जानता और समझता है और इस पर विश्वास है कि जितनी ज़्यादा संख्या में शाखाओं को हम दूर इलाकों में, सुदूर इलाकों में, गाँव में, खास करके बॉर्डर के क्षेत्रों में आप जितनी इसकी संख्या बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। और जानकारी जब होगी तो उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कानून के दायरे में रह के कैसे
देश की सेवा के लिए ये जो बीमारियां, ये जो खतरे जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे आज पूरी तरीके से प्लान तैयार किया गया है। जी, अगली खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। पहले विधायकों, विधान पार्षदों, लोकसभा और राज्यसभा में जेडीयू मौजूदा और पूर्व सदस्यों के साथ बैठक की, तो वहीं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के मौके पर भाजपा नेताओं की तरफ से पटना में समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंच गए, जिसको लेकर एक बार फिर से नीतीश के पलटी मारने की खबरें सामने आने लगी हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ ले तो बीजेपी में वापसी संभव नहीं है। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी समस्या में है। समस्या ये है कि उनकी पार्टी टूट की कगार पे है और लगातार वो इस बात को जान रहे हैं कि अगर वो INDIA के साथ रहे तो जितने उनके सांसद वर्तमान में हैं 16 की संख्या में, उतनी तो सीटें भी महागठबंधन के अंदर उन्हें मिलने वाली नहीं है। लालू यादव और कांग्रेस पार्टी उनको 16 सीट बिहार के अंदर जीतना तो दूर, लड़ने भी नहीं देगी और इसलिए उनकी पैतरेबाजी वो जारी है। 4-5 सिग्नल उन्होंने दिए हैं कि वो वापस NDA के फोल्ड में आना चाहते हैं। ये INDIA की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, उसमें जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अब हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी चीज़, ये खबर आई थी कि मुंबई में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने साफ साफ ये शर्त रखी थी कि सबसे पहले गठबंधन में जो फैसला होना चाहिए वो टिकट बंटवारे के फॉर्मूले के ऊपर, जिसे कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। तीसरी चीज़, लगातार ये जो नज़दीकियाँ नज़र आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी से वो G20 के डिनर पे मिले, प्रधानमंत्री ने उन्हें जो बाइडेन से मिलवाया, अगले दिन 3,884 करोड़ रुपए जो 5वीं फिनांस कमीशन के जरिए बिहार को देना था, संडे को ऑफिस खुलवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आवंटित किया था और आज जो हुआ वो फाइनल, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से सिग्नल नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, क्योंकि आज 2 चीज़ें हुई। एक, कैथल में देवीलाल के जन्म तिथि के ऊपर वहाँ पे एक INDIA वालों की एक बैठक थी। ये हर साल इस तरह की चीज़ें होती हैं। चुनाव के 1 साल 2 साल पहले हर बार बड़ी रैली होती है, सारे विपक्ष वहाँ पहुँचते हैं। नीतीश कुमार को बुलाया गया था, लेकिन INDIA के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार स्वयं नहीं गए, लेकिन उसकी जगह पे वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत, सबसे बड़े विचारक और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पे वो वहाँ जा रहे हैं। तो ये सिग्नल बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार ने अपना चॉइस क्लियर कर दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के निगोशिएशंस में नीतीश कुमार को एडजस्ट करती है और वहाँ जो महागठबंधन की सरकार है उसका अंत होता है। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर दानिश अली मामले में अपना पक्ष रखा है। बिधूड़ी ने पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात करके उन्हें उस दिन के सदन की कार्रवाई से अवगत कराते हुए ये भी बताया कि बसपा सांसद दानिश अली ने उन्हें उकसाने के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। तो वहीं इस मामले में ओवैसी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। क्या कुछ हुई मुलाकात में बातचीत? देखिए, ये जो ओवैसी साहब का जो बयान आया, ही इज अ डेमोगॉग। वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा ही अशोभनीय है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि प्रजातंत्र के मंदिर के अंदर किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये किसी भी तरीके से इस तरह के बयान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो प्रचलन है। रही बात बिधूड़ी साहब की,
उनसे तो गलती हुई है। पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का कोई जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने पक्ष ये रखा कि ये जो दानिश अली है, इसने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा और उस वजह से वो प्रवोक हो गए। भाई, प्रवोक तो कोई भी करेगा, आप प्रवोक हो गए तो इसमें तो आपकी गलती है। लेकिन एक बात जो समझ में आनी चाहिए, ये जो प्रवोक करने वाले तमाम लोग हैं, ये भी बचने नहीं चाहिए। दो सांसदों ने चिट्ठी लिखकर इंक्वायरी कमेटी की बात की है, और उस वक्त विधूरी के बयान से पहले क्या क्या चीजें हुई, टीएमसी वालों ने क्या कहा, डीएमके वालों ने क्या कहा, ये दानिश अली ने क्या कहा। ये दानिश अली ये एक हिस्ट्री सीटर है, ये विवाद खड़ा करने में माहिर व्यक्ति है, और इसलिए सजा अगर मिले विधूरी को तो सजा बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रहकर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के नाम पे वो जो उनको एक छूट मिली हुई है, उसके जरिए जो करोड़ों हिंदुओं की भावना को वो बाकायदा उसको कुचलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।